एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। आज हम करेंगे क्लास 12 पोल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी वॉच नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है। तो आज करेंगे हम ये 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसके, और 7 क्वेश्चन। यूरोपीय संघ क्या है? क्या यूरोपीय संघ क्या है एवं इसे कौन सी चीज़ें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? क्या यूरोपीय संघ क्या है एवं इसे कौन सी चीज़ें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कभी 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा है। क्या यूरोपीय संघ के पास क्या अपना झंडा है, राष्ट्रगान की स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा? क्या राष्ट्रीय झंडा है यूरोपीय संघ के पास और अपनी ही मुद्रा है। कि यूरोपीय संघ की स्थापना कभी 1992 में हुई थी। और यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। और यूरोपीय संघ का अपना झंडा, राष्ट्रगान की स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा है। और निम्न चीज़ों से यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है। जो निम्न चीज़ें क्या हैं वो जिससे यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है? फर्स्ट यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में, क्या यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीति, कूटनीति तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। क्या यूरोपीय संघ में विश्व की राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। सेकेंड यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यूरोपीय संघ के दो देश, जो यूरोपीय संघ के दो देश थे वो ब्रिटेन एवं फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्य हैं तथा इसके पास परमाणु हथियार भी है। यूरोपीय संघ के पास क्या थे? परमाणु हथियार थे। और यूरोपीय संघ के दो देश थे जो ब्रिटेन एवं फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे तथा इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। फोर्थ यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरे सबसे बड़ी सेना है। और यूरोप के संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ क्या है और ये इसे कौन सी चीज़ें एक क्षेत्रीय प्रभावशाली मतलब बनाती है। तो यूरोपीय संघ क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। और यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन। यूरोपीय संघ का अपना पास अपना झंडा था और अपना मुद्रा है यूरोपीय संघ के पास। और निम्न चीज़ों से यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्र बनाती है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीतिक में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ के पास आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन एवं फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं तथा इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। और यूरोपीय संघ के पास परमाणु हथियार भी थे। और यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरे सबसे बड़ी सेना। और यूरोपीय संघ के पास क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब करते हैं नेक्स्ट। लोकतंत्र के निर्माण की असफलता के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करिए। 3 तरीके से पूछा जा सकता है। उसका आंसर एक ही लिखना है कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र के निर्माण की असफलता के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा भारत की भांति पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी जबकि दोनों ही देशों का इतिहास एक जैसा है। कि जबकि दोनों देश एक जैसा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। 3 रूप में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स और आंसर एक ही लिखना है। ये पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र के निर्माण, या भारत की भांति पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी, अथवा पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये आंसर देखते हैं। पाकिस्तान में भारत की तरह
लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकी। क्या भारत पाकिस्तान में जो है भारत की ही तरह लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकी। बात करें तो 1947 में क्या, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के निर्माण के समय लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया गया कि लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया गया कि परंतु तुरंत ही इस प्रक्रिया में बाधा पहुंची। और इससे क्या हुआ कि उनमें बाधा पहुंची, इस प्रक्रिया में बाधा पहुंची जब अयूब खान में पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही लागू कर दी। कि अयूब खान ने क्या किया कि पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही लागू कर दी और तब से लेकर वर्तमान समय तक पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्रता सफलतापूर्वक कायम नहीं रह पाए। कि जो 1947 मतलब आज़ादी से पहले क्या था कि पाकिस्तान और भारत एक ही था, और आज़ादी के बाद पाकिस्तान और भारत दो गुटों में बढ़ गए कि पाकिस्तान भारत की तरह लोकतंत्र की जड़ वो मजबूत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान की लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकी। और बात करें 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के समय लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया गया कि परंतु तुरंत ही इस प्रक्रिया में बाधा पहुंची जब अयूब खान ने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही लागू कर दी, और तब से लेकर वर्तमान समय तक पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम नहीं रह पाया। मतलब कैसे असफलता हुआ कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के कारण जो कि निम्नलिखित हैं। अब क्या कारण है असफलता के पाकिस्तान में, ट्रिक देखते हैं। ट्रिपल ए के क्या मतलब, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। ट्रिपल ए फॉर आर्मी और ए फॉर अल्लाह और ए फॉर अमेरिका, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। फर्स्ट इज आर्मी। आर्मी मतलब सेना। पाकिस्तान में लोकतंत्र के असफल होने के कारणों में से एक कारण ये है, क्या, आर्मी सेना मतलब सेना का महत्वपूर्ण कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के असफल होने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहाँ सरकार से ज़्यादा आर्मी का दबदबा है, और पूरे देश में है। क्या है कि सरकार से ज़्यादा किसका दबदबा था, सेना का। और कारण असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है पाकिस्तान का कि सेना है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के असफल होने का कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहाँ सरकार से ज़्यादा आर्मी का दबदबा है, और पूरे देश में। और ये क्या है, पाकिस्तान के पूरे देश में किसका दबदबा है, आर्मी का, मतलब सेना का। नेक्स्ट इज धर्मगुरु। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता में अहम योगदान वहाँ के धर्मगुरुओं का भी है। क्या, पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता में अहम योगदान वहाँ के धर्मगुरुओं का भी है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को असफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया। क्या, धर्मगुरुओं का भी योगदान है। असफलता होने का कारण पाकिस्तान का धर्मगुरु, पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता में अहम योगदान वहाँ के धर्मगुरुओं का भी है। और पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्रता को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया। नेक्स्ट इज क्या कारण है, पश्चिम देशों का लाभ। और असफलता का क्या कारण, पाकिस्तान का पश्चिम देशों का लाभ। पश्चिमी देशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया। क्या, पश्चिमी देशों ने क्या किया कि व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया, मतलब अपने देश को ही सफल बनाया और पाकिस्तान को सफल या लोकतंत्र सफल नहीं होने दिया। नोट देख लेते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता का एक अन्य कारण उसकी आंतरिक ढांचागत संरचना है। क्या, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की असफलता का कारण है उसमें उसके आंतरिक ढांचागत संरचना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और करा देती हूँ। आर्मी मतलब कि सरकार से ज़्यादा पाकिस्तान में किसका दबदबा था, आर्मी का दबदबा, मतलब कि सेना का दबदबा था। धर्मगुरुओं का भी दबदबा था। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता का अहम योगदान और क्या था कि धर्मगुरुओं का भी योगदान है कि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया। और पश्चिमी देशों को लाभ हुआ, जिससे कि पश्चिमी देशों को लाभ हुआ। पश्चिमी देशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया। वो अपना ही लाभ सोचते थे और पाकिस्तान को इसमें लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया। और नॉट पाकिस्तान में
लोकतंत्र की असफलता का एक अन्य कारण उसकी आंतरिक ढांचागत संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नागरिक के रूप में आप सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन कैसे करेंगे? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के नागरिक के रूप में आप सुरक्षा परिषद की स्थायी और सदस्यता के पक्ष का समर्थन कैसे करेंगे? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आंसर इज, भारत जो कि विशाल देश है, भारत का एक विशाल देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए हम निम्न प्रकारों से भारत का पक्ष लेंगे, जो कि इस प्रकार से है कि भारत जो एक विशाल देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए हम निम्न प्रकार से भारत का पक्ष लेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज, भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा देश है जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, कि भारत विश्व का दूसरा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है और विश्व की कुल जनसंख्या 1/5 भाग निवास करता है और 1/5 भाग ही निवास करता है और विश्व की कुल जो जनसंख्या है वो 1/2 भाग ही निवास करता है और विश्व क्या भारत दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा विकास करता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है भारत में। लोकतंत्र क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की तकरीबन सभी पहले कर्मियों पर हिस्सा लिया। क्या? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की तकरीबन सभी पहल कर्मियों पर हिस्सा लिया। और भारत में लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए हमेशा कोशिश की। क्या? भारत में लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए हमेशा कोशिश की और अपनी अहम भूमिका निभाता आया है। भारत क्या है? इसमें अहम भूमिका निभाता आया है कि उसके देश में शांति बनी रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए हमेशा उसने कोशिश की भारत ने और अपनी अहम भूमिका निभाता आया है। फोर्थ, सुरक्षा परिषद में भारत के सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। क्या? सुरक्षा परिषद में भारत के सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक ताकत बनकर उभर आया है। फिफ्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत ने नियमित रूप से अपने योगदान दिया। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें क्या क्या भारत ने अपना योगदान दिया और अपने भुगतान कभी नहीं चुकाया और अपना भुगतान उसने कभी नहीं चुकाया। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ योगदान दिया था तो उसने अपना भुगतान कभी नहीं चुकाया था। और भारत की बढ़ती ताकत और उसके लाभ और उसकी विदेशी नीति, ये सब बातें भारत को एक शक्तिशाली देश बनाता है। क्या बनाता है? कि भारत की जो बढ़ती ताकत है, उसके लाभ और उसकी विदेशी नीति, ये सब बातें भारत को एक शक्तिशाली देश बनाता है तथा इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अहम स्थायी सदस्यता के लिए इस प्रकार समर्थन करेंगे कि जो भारत की बढ़ती ताकत है और उसके लाभ और उसकी विदेशी नीति, ये बात करता है कि भारत को एक शक्तिशाली देश बनाता है तथा इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अहम स्थायी सदस्यता के लिए इस प्रकार समर्थन करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन है? भारत के नागरिकता के रूप में आप सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन कैसे करेंगे और उसकी उत्तर पुष्टि कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसे देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय? 1 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? एक देश से दूसरे के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। क्या? एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, मतलब कि विचारों का एक हिस्से में जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में जाना, और वस्तुओं का भी एक देश से दूसरे देशों में जाना,
पूंजी का भी एक देश से दूसरे देशों में जाना और लोगों का एक दूसरे से दूसरे देशों में जाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में जाना, पूंजियों का जाना और लोगों का एक देश से दूसरे देशों में जाना और विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, तो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को बताइए। क्या है? प्रभावों को बताइए। वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण के कारण राज्यों की सरकार की क्षमता अर्थात जो कार्य करना है उसकी ताकत में, क्या फर्स्ट कारण है कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों की सरकार की क्षमता अर्थात जो कार्य करना है उसकी ताकत में कमी आती है। क्या उसकी ताकत में कमी आती है, लगभग उसका दायरा सीमित हो जाता है। और उसका दायरा क्या होता है? वो सीमित हो जाता है। जैसे कानून बनाना, समाज को व्यवस्थित रूप में चलाना, वे ज़्यादातर मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। क्या ताकतों में कमी आती है और लगभग उसका दायरा सीमित हो जाता है। जैसे कि कानून बनाना, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाना और वे ज़्यादातर मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। सेकेंड इज वैश्वीकरण के कारण राज्यों में जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, या वैश्वीकरण के कारण जो समाज में कार्य किए जाते हैं उनमें भी कमी आती है। जो भी कार्य किए जाते हैं वैश्वीकरण में, उनमें भी कमी आ जाती है। थर्ड इज वैश्वीकरण के कारण राज्य की सरकारों को कई नई आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकें मिलती हैं। क्या वैश्वीकरण के कारण राज्यों की जो सरकारें हैं उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकें मिलती हैं, जिनके कारण इन्हें शासन व्यवस्था चलाने में आसानी होती है। जब इन्हें नई आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकें मिलती हैं, उससे क्या होता है? इन्हें शासन व्यवस्था चलाने में आसानी होती है। ऐसा जरूरी है कि हमेशा राज्य की शक्ति व ताकत में कमी आए। क्या ऐसा जरूरी है? मतलब कि जो हमेशा राज्य की शक्ति में और ताकत में कमी आए। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें वे अपनी एक विशेष भूमिका को बनाए रखते हैं कई मामले जो है ऐसे भी हैं जिसमें वो अपनी भूमिका को बनाए रखते हैं। फिफ्थ इज कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने कार्यों को आज भी वे सोच समझकर अपने कदम बढ़ाते हैं। कि जो कानून व्यवस्था है तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को जैसे कि अपने कार्यों को आज भी ये सोच समझकर अपने कदम बढ़ाते हैं। सिक्स इज कई प्रौद्योगिकी के कारण राज्य और ज़्यादा मजबूत हो गया है। क्या जो नई नई तकनीकें आई हैं वैश्वीकरण के पास, उससे क्या हुआ है? जो ज़्यादा मजबूत हो गया है, कारण राज्य और ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इन तकनीकों को सहायता से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। क्या है कि कई प्रौद्योगिकी के कारण राज्य और ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इन तकनीकों की सहायता से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। जब ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो सूचना भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण के कारण राज्य में जो सामाजिक कल्याण के लिए किए जाते थे उनमें भी कमी आती है, और वैश्वीकरण के कारण राज्य की सरकारों को नई आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकें मिलती हैं, जिनके कारण इन्हें शासन व्यवस्था चलाने में आसानी होती है। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने कार्यों को आज भी वे सोच समझकर अपने कदम बढ़ाते हैं। कई प्रौद्योगिकी के कारण राज्य और ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इन तकनीकों की सहायता से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम का वर्णन करें। ये 4 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम का वर्णन करें। वैश्वीकरण जिसके परिणाम से पूरी दुनिया में विकास हुआ है। क्या वैश्वीकरण जिसके कारण पूरी दुनिया में विकास हुआ है, वही दूसरी तरफ वैश्वीकरण के कारण हमारी संस्कृति पर गलत प्रभाव पड़ा है। क्या है? जिससे कि दूसरी दुनिया में विकास हुआ है वैश्वीकरण के कारण, बट दूसरी तरफ वैश्वीकरण के कारण हमारी संस्कृति पर गलत प्रभाव पड़ा है। एक तरफ तो विकास हुआ और दूसरी तरफ क्या हुआ है? संस्कृति पर गलत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लगभग हमारे देश में इसका असर
खाने पीने, पहनने तथा सोचने इन सब पर नज़र आता है। क्या जो खाता है किससे असर पड़ा है? क्योंकि लगभग हमारे देश में इसका असर खाने पीने, पहनने तथा सोचने पे इन सब पर नज़र आता है कि वैश्वीकरण जिसके परिणाम से पूरी दुनिया में तो विकास हुआ है, पर दूसरी तरफ वैश्वीकरण के कारण हमारी संस्कृति पर गलत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लगभग हमारे देश में इसका असर खाने पीने, पहनने तथा सोचने सब पर नज़र आता है। फर्स्ट इज वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से जो विश्व सांस्कृतिक के नाम पर जो बताते हैं वे पूरी दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। क्या वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से जो विश्व संस्कृति के नाम पर जो भी बातें संस्कृति के नाम पर, तो वो पूरी दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से ही विभिन्न देशों के बीच अंग्रेजी को इतना महत्व दिया जाता है। किसके कारण दिया जाता है अंग्रेजी को महत्व? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से ही विभिन्न देशों के बीच अंग्रेजी को इतना महत्व दिया जाता है। थर्ड इज वैश्वीकरण के कारण ही आज एक देश की संस्कृति कोई अन्य देश में जा रही है, कि जो एक देश की संस्कृति है वो दूसरे देशों में जा रही है, क्योंकि अन्य देशों में जा रही है, तथा संस्कृति आपस में मिल रही है, और संस्कृति जो है वह आपस में मिल रही है, जिसके कारण किसी देश की क्या संस्कृति है इसका पहचानना मुश्किल हो रहा है। जब एक देश से दूसरे देश में संस्कृति जाएगी तो उसमें पहचानना भी मुश्किल होगा, कि वैश्वीकरण के कारण ही आज एक देश की संस्कृति कोई अन्य देश में जा रही है तथा संस्कृति आपस में मिल रही है, जिसके कारण किसी देश की क्या संस्कृति है इसका पहचानना मुश्किल हो रहा है। फोर्थ इज वैश्वीकरण से हर एक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग है, कि वैश्वीकरण से हर एक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग है और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया के परिणामों को किसके कहते हैं? विभिन्नीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण से हर एक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग है और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया के परिणामों को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन करें। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन करें। ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी रिवाइज अच्छे से कर लेना। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों को बताइए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।